बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट की हुई थी क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 रिगार्डिंग द कंकेटिनेशन ऑफ टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। आज के लेक्चर में मैं उस लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करूंगा और उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और कुछ वेरिएशंस को हम देखेंगे। Let me share the document with you people first. ये वो PDF का डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू we were discussing the concatenation of two languages. इन एग्जांपल्स को मैंने उस दिन आपके साथ लास्ट लेक्चर में शेयर किया था, मैं इनको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मगर इसी तरह की कुछ और एग्जांपल्स को हम देखेंगे। बट बिफोर दैट मैं एक छोटा सा रिकैप करना चाहूँगा। जब हम दो DFAs को या लैंग्वेजेस को कंकेटिनेट करते हैं, तो रिमेंबर वन थिंग बच्चे, हमारे पास लैंग्वेजेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशंस। सपोज R1 एंड R2 ये दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं फॉर अ लैंग्वेज। इस एग्जांपल में जैसे हमने देखा था, R1 जो थी ये रेगुलर एक्सप्रेशन थी और R2 ये रेगुलर एक्सप्रेशन थी। हमने जब भी लैंग्वेजेस को यूनाइट करना है, उनका यूनियन करना है या कंकेटिनेशन करना है, या इवन कमिंग लेक्चर में जो हम क्लोजर करेंगे, तो हमें चाहे लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन हो, चाहे लैंग्वेज की डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन गिवन हो। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन से मुराद क्या है? सपोज अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 और ये वो एक्सप्रेशन है, और वी कैन सी दैट कि जो लैंग्वेज है जिसकी ये रेगुलर एक्सप्रेशन है वो लैंग्वेज है जिसमें तमाम तर वो स्ट्रिंग्स आती हैं जिनके एंड पर B आता है, और इस लैंग्वेज का नाम है L1। और बाय लुकिंग एट द रेगुलर एक्सप्रेशन वी कैन सी दैट कि ये एक्सप्रेशन कंपोज्ड है ऑफ टू कैरेक्टर्स A एंड B। सो अगर मैं इसको डिस्क्रिप्टिवली डिफाइन करूंगा तो मैं लिखूंगा कि लेट अस कंसिडर अ लैंग्वेज कॉल्ड L1 which is defined over an alphabet sigma containing two characters, कौन से A और B, and this language will comprise of strings which will end on character B. Every string in this language will have the last character as B. ये जो मैंने सिंपल प्लेन लैंग्वेज में इस लैंग्वेज को डिफाइन किया है, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। तो आपको लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन हो या आपको लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिवली डिफाइन की गई हो, व्हाटएवर द केस में बी, आप जब भी यूनियन कर रहे हो, जब भी कंकेटिनेशन कर रहे हो, या जब भी क्लोजर करोगे किसी लैंग्वेज का, आपको हमेशा उन लैंग्वेजेस के फाइनाइट ऑटोमेटा रिक्वायर्ड होंगे। लिहाजा ये तो इम्पोर्टेंट है कि यू पीपल शुड नो कि फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनता है, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर्स हमारे हुए थे उसमें वी हैव ऑलरेडी डन दैट एंड वी नो दैट कि वो किस तरह से बिल्ड होते हैं। सो इस एग्जांपल में वी वर गिवन दिस रेगुलर एक्सप्रेशन, हमने उस रेगुलर एक्सप्रेशन से DFA बनाया था, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। फिर ये एक और रेगुलर एक्सप्रेशन थी, इसका हमने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया था, और हमारा जो टास्क था वो ये था कि हम इन दोनों लैंग्वेजेस को, ये जो लैंग्वेज L1 थी और ये जो लैंग्वेज L2 थी, इनको कंकेटिनेट करें। कंकेटिनेट करने का मतलब था कि हम इस लैंग्वेज को ज्वाइन करें इस लैंग्वेज के साथ, क्योंकि हमारा ऑर्डर ऑफ कंकेटिनेशन था R1 रेगुलर एक्सप्रेशन R1 जिसका ये फाइनाइट ऑटोमेटा है, कंकेटिनेटेड विद रेगुलर एक्सप्रेशन R2 जिसका ये फाइनाइट ऑटोमेटा है। तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ कंकेटिनेशन या सीक्वेंस ऑफ कंकेटिनेशन पहले ये लैंग्वेज आती थी, फिर ये लैंग्वेज आती थी। लिहाजा जब मैं इनको कंकेटिनेट करता हूं तो मैं स्टार्ट लेता हूं फ्रॉम द इनिशियल ऑफ दिस DFA,
और मेरा मकसद है कि वंस ये दोनों डीएफएस ज्वाइन हो जाएं तो वो तमाम स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होती हों जो कि इस डीएफए की फाइनल तक पहुंचती हैं। कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट लेके जो यहाँ तक एक्सेस हो जाती हैं कोई भी स्ट्रिंग, दैट स्ट्रिंग वुड बी एक्सेप्टेड। और इसके लिए हमने ट्रांजिशन टेबल की मदद ली थी और उसमें हमने कहा था कि जो ट्रांजिशन टेबल है इसके नतीजे में जो डीएफए बनेगा दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू द कंकैटिनेशन ऑफ दीज टू डीएफएस। इन दोनों डीएफएस की कंकैटिनेशन के नतीजे में जो डीएफए बनता है वो ये है। और ये कैसे बना? बाय दिस ट्रांजिशन टेबल। और ये ट्रांजिशन टेबल हमने कैसे पॉपुलेट किया? क्योंकि हमें पता था कि हमारा मकसद है यहाँ से स्टार्ट लेना और यहाँ पर जाकर एंड करना। लिहाजा मेरे इस डीएफए की जो इनिशियल स्टेट होगी, लेट्स कॉल इट Z1, it should correspond to the initial state of this DFA. और हमारी इन रिजल्टिंग स्टेट्स में जहां पर भी ये वाली स्टेट आई, that means we have reached the final of this second DFA. हमने उन तमाम तर स्टेट्स को फाइनल बना दिया। जैसे यहाँ पर Y3 आया, हमने इसको फाइनल बनाया। यहाँ पर Y3 आया, हमने इसको फाइनल बनाया। यहाँ पर भी Y3 आया, हमने इसको फाइनल बनाया। तो ये हमने एग्जाम्पल कंसिडर की थी। इसके बाद एक और एग्जाम्पल भी हमने की थी। आज इन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ एग्जाम्पल्स करूंगा जो इमेज फाइल्स की शक्ल में मैंने स्टोर की हुई अपने पास, और आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को ये चीजें जरा बेहतर तरीके से उन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा सकूं। ओके, लेट मी शेयर दोज इमेज फाइल्स विद यू। लेट मी सी कि वो इमेज फाइल कहाँ पर मौजूद है। ओके जी, over here we have got this image file. Let me resize it थोड़ा सा। we need to ओके जी, हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 में मल्टीपल वेरिएशंस हैं, यूनियन ऑफ लैंग्वेजेस है, कंकैटिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस है और क्लोजर ऑफ लैंग्वेजेस है। यूनियन ऑफ लैंग्वेजेस हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अभी हम जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज द कंकैटिनेशन ऑफ टू लैंग्वेजेस एंड देयर रिजल्टिंग डीएफ। कि हम दो लैंग्वेजेस लेंगे, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, चाहे रेगुलर एक्सप्रेशन की शक्ल में गिवन है, हमें चाहे उनके डायरेक्टली हमें फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन हो, व्हाटएवर द केस बी, हमने उन लैंग्वेजेस के डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हमें रिक्वायर्ड है जिनको हम कंकैटिनेट करेंगे और फिर एज अ रिजल्ट हमारे पास एक फाइनल डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा आ जाएगा। ओके जी, सपोज हमारे पास ये दो लैंग्वेजेस हैं। ये जो लैंग्वेज हमारे पास गिवन है, वी कैन सी दैट कि इस लैंग्वेज में आखिरी दो कैरेक्टर्स हर एक स्ट्रिंग के ए कंकैटिनेटेड विद बी है। यानी कि इस लैंग्वेज में वो तमाम तर स्ट्रिंग्स आएंगी जो एंड करेंगी ए बी के ऊपर। और जो सेकंड रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास, उसमें वो तमाम तर स्ट्रिंग्स आएंगी जिनका एंड ए पर होगा। तो एक बात इंपॉर्टेंट हमें पता होनी चाहिए कि इसमें किस टाइप की स्ट्रिंग्स आ रही हैं और इसमें किस टाइप की स्ट्रिंग्स आती हैं। ना तो यहाँ पर लैम्डा आ रहा है, नल स्ट्रिंग यहाँ पर भी एक्सेप्ट नहीं होती, नल स्ट्रिंग यहाँ पर भी एक्सेप्ट नहीं होती। ये हमारी पहली एग्जांपल होगी जिसमें दोनों लैंग्वेजेस में जिनको हम कंकैटिनेट करने जा रहे हैं, दोनों में किसी एक में भी नल स्ट्रिंग नहीं आती। फिर हमने मजीद वेरिएशंस भी देखनी है। ओके जी, तो व्हाट वी हैव ओवर हियर इज, हमने कहा कि R1 RE1 डॉट RE2 और RE2 डॉट RE1, ये दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं।
या तो हम RE1 को कंकेटिनेट करेंगे RE2 से, या फिर हम RE2 को RE1 से कंकेटिनेट करेंगे। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अनलाइक यूनियन, हमारे पास कंकेटिनेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। यानी कि RE1 डॉट RE2 इज नेवर इक्वल टू RE2 डॉट RE1। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में इक्वल हो सकते हैं, और वो तब जब RE1 और RE2 दोनों इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस हो, यानी कि दोनों एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर आप RE1 डॉट RE2 करो या RE2 डॉट RE1 करो, एंड रिजल्ट वुड बी सेम। अदरवाइज, जो कि डेफिनेटली जर्नली नहीं होता, जर्नली दोनों रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफरेंट होती हैं, लिहाजा हम इन जेनेरिक ये कह सकते हैं कि RE1 डॉट RE2 does not या is not equal to RE2 dot RE1. Remember this, concatenation में commutative law नहीं follow होता until and unless both the regular expressions represent the same language. Okay जी, let's move to another image, or this is going to be our example that we will be solving. Okay जी, ये वही लैंग्वेज है जिसके मैंने पीछे जिक्र किया, दोनों वही रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। हमने क्या करना है, RE1 डॉट RE2 करना, ये काम करना, यानी कि पहले RE1 है हमारे पास, फिर RE2 है। तो इसकी कंकेटिनेशन जब होगी तो एंड रिजल्ट जो बनेगा, जो रिजल्टिंग DFA बनेगा, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये होगी, जिसमें RE1 को डॉट का मतलब है कंकेटिनेट किया जा रहा है RE2 के साथ। क्लियर? ओके। अब अगर आप गौर से देखो, पहले इसी रेगुलर एक्सप्रेशन पे हम फोकस करते हैं। ये हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन आई है ना, ये फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन है। जो हम फाइनल DFA बनाएंगे ना, उसकी एक सिंपल तरीन रेगुलर एक्सप्रेशन जो बनेगी वो ये होगी, क्योंकि वो DFA जो फाइनल DFA बन रहा है वो दो लैंग्वेजेस को कंकेटिनेट करके बन रहा है। कौन सी दो लैंग्वेजेस को? एक इस लैंग्वेज को और इस लैंग्वेज को। और ऑर्डर ऑफ कंकेटिनेशन क्या है? पहले ये है, लिहाजा हमने ये पहले लिखा, डॉट यानी कि कंकेटिनेटेड विद, बाद में ये है this one. यानी कि उस रिजल्टिंग DFA में जितनी भी स्ट्रिंग्स आएंगी, उनका स्टार्टिंग पोर्शन उन स्ट्रिंग्स का इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होता होगा, और फिर वो कंकेटिनेट हुआ हुआ होगा, कनेक्ट हुआ हुआ होगा, ज्वाइन हुआ हुआ होगा पार्ट ऑफ with another substring या with another string which will be generated from this regular expression. Suppose इस रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक सिंपल तरीन जो स्ट्रिंग जनरेट होती है इस इंटायर रेगुलर एक्सप्रेशन को एज अ वन अगर कंसिडर करूं आफ्टर कंकेटिनेशन, तो सपोज लेट मी टेक इट 0 नंबर ऑफ टाइम्स, दैट मींस यहाँ पर लैम्डा आ गया कंकेटिनेटेड विद AB, यानी कि हमारे पास AB आ गया, डॉट यहाँ पर अगेन लैम्डा आ गया कंकेटिनेटेड विद। तो सिंपल तरीन जो स्ट्रिंग यहाँ से जनरेट हो सकती है ABA। अब आप नोट करो, ये जो स्ट्रिंग है AB कंकेटिनेटेड विद A, इस स्ट्रिंग में वो अगर मैं डिवाइड करूं तो ये इस स्ट्रिंग की लेंथ है 3, ABA की लेंथ है 3, और उसमें AB यहां से आ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ दैट स्ट्रिंग इज कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन, और फिर ये वाला A यहां से आ रहा है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दैट स्ट्रिंग इज कमिंग फ्रॉम दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। और आप नोट कर लो कि स्ट्रिंग का जो आखिरी कैरेक्टर है वो ये है, इस स्ट्रिंग का जिस पर एंड हो रहा है, जिस टाइप की यहाँ पे स्ट्रिंग आ रही हैं, उस ABA स्ट्रिंग का एंडिंग पोर्शन इज फ्रॉम हियर। दैट इज व्हाई वी से वी स्टार्ट फ्रॉम द strings generated by this regular expression and we end at the strings generated from this regular expression. यही काम हम DFAs में कर रहे होते हैं कि हमने पहले RE1 जो थी उसका DFA बना लिया, फिर हमने RE2 का DFA बना लिया।
क्योंकि हमारे सीक्वेंस ऑफ कंकैटिनेशन में पहले RE1 थी, लिहाजा पहले DFA1 बना, फिर RE2 थी, लिहाजा बाद में DFA2 बना। अब एज आई सेड, क्योंकि ऑर्डर ऑफ कंकैटिनेशन कुछ ऐसा है, लिहाजा we will start from the DFA or from the initial state of DFA1 from this one, and we would only end when we reach DF final of the DFA2. यही वजह है कि हमारे पास हर स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पोर्शन इस DFA से आया हुआ होगा, क्योंकि हमारी इब्तदा ही इसकी इनिशियल स्टेट पे होगी, और क्योंकि हमारा इख्तिताम यहाँ जाके हो रहा है, दैट मीन्स कि रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दैट स्ट्रिंग एक खास पॉइंट के बाद remaining the ending portion of that string would be coming from this finite automata, from this language, from this regular expression. इस DFA की जो regular expression है, this one, उससे generate होता। Okay जी, so I'm sorry, ये again जो images मैंने ली हैं probably मुझसे तस्वीरें सही तरह से नहीं खींच सकी, मैं आपसे share कर लूँगा दोबारा से इनको, तस्वीरों को दोबारा से capture करके। Anyways, कोई confusion नहीं है as such, there is nothing confusing about it. हमारे पास, क्योंकि we will be starting from the initial of this DFA, लिहाजा हमने जो resulting DFA में initial state बनी, that is Z1, उसको हमने initial का status दिया बार डाल के ऊपर, और ये किसके equal है? Initial of the first DFA in the order, that is 1. जब हमने इस 1 के ऊपर इनपुट A रीड की तो हम कहाँ आए? 2 पर आ गए। सो हम 2 पर आ गए, वी कॉल्ड इट Z2। फिर इस 1 के ऊपर जब हमने इनपुट B रीड की तो हमने 1 पर ही लूप किया, तो हम 1 पर ही रहे, जिसका क्या नाम था? Z1। सो न्यू स्टेट क्या आई हमारे पास? Z2, दिस वन। तो Z2 जो कि इक्वल है 2 के, लिहाजा जब 2 पर हमने A रीड किया तो हम 2 पर ही रहे, हम 2 पर ही रहे, दैट मीन्स Z2। और फिर 2 पर जब हमने B रीड किया तो हम 3 पर आए। अब रिमेंबर दिस थिंग, ये जो 3 है ये पहले DFA की फाइनल स्टेट है। जो ही हम पहले DFA की फाइनल स्टेट पर आएंगे, वी विल हैव दिस ऑप्शन कि हम अगली इनपुट यहाँ पर रीड करें या हम जंप कर जाएं टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA। यही वजह है कि जब 2 पर मैंने B रीड किया तो मैं 3 पर तो आया, साथ ही मैं जंप कर गया टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA, यानी कि 3, A। अब जब मैंने 2 के ऊपर 3, सॉरी, दैट्स इट। ओके जी, Z2 के बाद देन वी हैव Z3, दैट इज 3, A, तो हमने 3, A ली। रिमेंबर दिस, Z3 इज नॉट गोइंग टू बी फाइनल। क्यों? क्योंकि ये जो फाइनल है ये पहले DFA की फाइनल है। मैं जब तक यहाँ नहीं आता, यानी कि जब तक मेरे कॉम्बिनेशन में B नहीं आता, तब तक वो रिजल्टिंग स्टेट फाइनल नहीं हो सकती, लिहाजा दिस वुड नॉट बी अ फाइनल स्टेट। ओके जी, 3, नाउ आई विल रीड A, 3 पे A रीड करता हूँ, आई विल गो टू स्टेट 2, गो टू स्टेट 2। A पर मैं A रीड करता हूँ, A पर मैं A रीड करता हूँ तो मैं B पर चला जाता हूँ, A पर मैं A रीड करता हूँ तो मैं B पर चला जाता हूँ। नाउ यू कैन सी दैट कि मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन आया? 2, B, और B जो है ये सेकंड DFA की फाइनल स्टेट है, लिहाजा ये जो कॉम्बिनेशनल स्टेट बनी, आई कॉल इट Z4, और ये एक फाइनल स्टेट होगी। फिर 3 पर मैंने B रीड किया, जब 3 पर मैंने B रीड किया, आई एम गोइंग ऑन स्टेट 1। तो जब मैंने 3 पर B रीड किया, जब मैंने 3 पर B रीड किया, मैं स्टेट 1 पर आ गया। फिर मैंने स्टेट A पर B रीड किया, जब मैंने A पर B रीड किया तो मैं कहाँ रहा? A पर, तो मैं A पर आ गया। 1, A पहले नहीं आई, so we call it Z5, and this will be a non-final state because इसमें B नहीं आ रहा।
Okay जी. After Z3 we will go to Z4, that is the final state, that is 2, B. 2 के ऊपर इनपुट A रीड करूंगा, 2 के ऊपर इनपुट A रीड करूंगा. I will stay on 2, I will stay on 2. B के ऊपर इनपुट A रीड करूंगा, B पर इनपुट A रीड करूंगा. I will stay on B. तो मेरे पास 2, B ही आया, जो कि Z4 स्टेट itself है. फिर 2 पर मैंने B रीड किया. जब 2 पर मैंने B रीड किया, look at this. 2 पर B रीड किया, I end up going to 3. 2 पर B रीड किया, मैं कहाँ आ गया? मैं 3 पर आ गया. क्योंकि 3 पहले DFA की फाइनल है, लिहाजा मैंने जंप किया टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA, यानी कि मैंने कॉम्बिनेशन लिख लिया 3, A का. उसके बाद मैंने B के ऊपर B रीड किया. सॉरी, हम B के ऊपर मैंने B रीड किया. B पर B रीड करने का मतलब है वी आर गोइंग ऑन स्टेट ए. क्योंकि स्टेट ए ऑलरेडी लिखी गई है, इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. सो वी एंड अप गेटिंग 3, A. 3, A कौन सी स्टेट थी? ऑलरेडी हम वर्कआउट कर चुके हैं. दिस इज Z3. ओके जी. 1, A न्यू स्टेट आ गई, जो कि हमारे पास Z5 है. अगेन वी वांट टू सी द DFA. ओके, 1, A, यानी कि पहले अब 1 के ऊपर A रीड करो. 1 पर A रीड किया, वी एंड अप गोइंग टू 2. वी गो टू 2. A के ऊपर इनपुट A रीड की, वो गो टू B, यानी कि 2, B जो कि पहले आ चुकी है, दैट इज Z4. ये हमने लिख दी. 1 पर फिर मैंने B रीड किया. 1 पर B रीड किया, आई स्टेड ऑन 1, तो मैंने 1 लिख दिया. फिर मैंने A पर B रीड किया, तो मैं A पर ही रहा, तो मैंने A लिख दिया. 1, A कौन सी स्टेट है? यही स्टेट है. ये कौन सी स्टेट थी? Z5, तो Z5. कोई नई स्टेट नहीं बनी, 5 स्टेट्स बनी. 5 स्टेट्स की हमने वर्किंग देख ली. Now by looking at this particular transition table, we can form the DFA or the finite automata, which would be equivalent to the concatenation of the two languages. तो ये हमारे पास DFA बन जाएगा. इसमें आप देख सकते हो हमारे पास वहाँ 5 स्टेट्स बनी थी. यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 5 स्टेट्स हैं. किस तरह से ट्रांजिशन हो रही है? बाय लुकिंग एट द टेबल वी कैन डू दैट. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. टेबल को देख के आप क्वाइट इजीली फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हो. इवन कन्वर्स ऑफ इट, कि आप फाइनाइट ऑटोमेटा को देखकर भी बआसानी टेबल बना सकते हो. सो दिस इज वेरी सिंपल. दिस इज फर्स्ट एग्जांपल regarding the concatenation or the first variation. Okay. Now we have another variation. एक और एग्जाम्पल है हमारे पास. इस एग्जाम्पल में भी हम RE1.RE2 कर रहे हैं. लेकिन आप यहाँ पर गौर से देखें कि RE1 जो है वो किस किस्म की लैंग्वेज है? वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स आती हैं, यानी कि लैम्डा भी आता है, लेंथ 2 की स्ट्रिंग्स जैसे कि AA, AB, BA, BB ये भी आती हैं. लेंथ 4 की स्ट्रिंग्स जनरेट होती हैं, जैसे कि 4 टाइम्स A या फिर 4 टाइम्स B, या सपोज AA, या फिर BB, या फिर AB, BA, या फिर BA, BA, या फिर BAAB, या फिर ABBA एंड सो ऑन. तो हमारे पास 16 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं डेफिनेटली. और लेंथ 4 की, फिर हम लेंथ 6 की 64 पॉसिबिलिटीज बनती हैं. फिर लेंथ 8 की 256 पॉसिबिलिटीज बनती हैं. डेफिनेटली वी कैन नॉट लिस्ट देम ओवर हियर, बट जस्ट टेलिंग यू पीपल कि हमारे पास लेंथ 0, लेंथ 2, लेंथ 4, लेंथ 6, लेंथ 8 एंड सो ऑन, यानी कि इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स बनेंगी इस रेगुलर एक्सप्रेशन से, मगर वो तमाम स्ट्रिंग्स कौन सी होंगी? जिनकी लेंथ इवन होगी. और जो हमारे पास सेकेंड लैंग्वेज है, उसके स्टार्ट में पहला कैरेक्टर ए है, लास्ट कैरेक्टर भी ए है. दैट मीन्स ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें वो तमाम तर स्ट्रिंग्स आती हैं
जिनका स्टार्ट और एंड ए पर होता है विद अ मिनिमम लेंथ ऑफ 2, यानी कि छोटा तरीन वर्ड इस लैंग्वेज में कौन सा है? डबल ए। तो हमारा मकसद क्या है? RE1 डॉट RE2 करना, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन 1 concatenated with regular expression 2. So we will, since we need the finite automata, तो for both the languages, तो हमने दोनों languages के finite automata यहाँ पर draw कर लिए। Okay जी। Now let's move to the next slide, जहाँ पर हम इन languages को concatenate करेंगे। तो जनाब ये हमारे पास आप देख सकते हो कि दोनों लैंग्वेजेस के हमने DFAs दोबारा ड्रॉ किए हुए हैं ताकि हमें बार बार पीछे ना देखना पड़े। तो दिस इज व्हाट वी हैव राइट नाउ। अब बच्चे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मेरा कंकैटिनेशन का जो ऑर्डर है वो ये है कि दिस लैंग्वेज कंकैटिनेटेड विद दिस लैंग्वेज। दैट मीन्स आई विल स्टार्ट, ये जो फर्स्ट इस DFA को आप गौर से देखो, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसकी जो इनिशियल स्टेट ए है वही इसकी फाइनल भी है। इसकी वजह क्या है? हम प्रीवियस लेक्चर में भी ये डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज बिकॉज कि ये लैंग्वेज जो कि इवन लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट करती थी, इसमें लेमडा भी आता था, और लेमडा को एक्सेप्ट करवाने के लिए इन अ फाइनाइट ऑटोमेटा हम क्या करते हैं? इनिशियल को फाइनल बना देते हैं। दैट इज वाई ये इनिशियल भी है और ये फाइनल भी है। दूसरी लैंग्वेज में लेमडा एक्सेप्ट नहीं होता था, सो वहां पर इनिशियल को फाइनल नहीं बनाया गया। अब हमारा ऑर्डर ऑफ कंकैटिनेशन क्या है? दिस लैंग्वेज concatenated with this language. That means I will start from the initial of this DFA and I will end when I reach the final of this DFA. अच्छा जी, so that means कि मेरे पास जो initial state बनेगी मेरे resulting DFA की RE1.RE2 के concatenation के बाद जो DFA बनना है उसकी जो इनिशियल स्टेट होगी, लेट्स कॉल इट Z1। माइनस सिंबल डाला, ऊपर बार डाला इस तरह से, showing that it is the initial state. Now this initial state should be equal to the initial of this DFA. इस DFA की initial क्या है? A. So Z1 is equal to A. पिछले केस में, पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमारे पास इनिशियल स्टेट 1 थी, तो हमने Z1 को इक्वल टू 1 कर दिया था। यहां पर हमने इसकी इनिशियल स्टेट A है, तो हमने Z1 इक्वल टू A किया, मगर खाली A नहीं है बल्कि साथ में कॉम्बिनेशन है A,1 का। ऐसा क्यों है? जबकि हम ये कहते हैं वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल ऑफ द फर्स्ट DFA इन द ऑर्डर ऑफ कंकैटिनेशन। जिस ऑर्डर में आप कंकैटिनेट कर रहे हो उस ऑर्डर के एतबार से जो पहला DFA है उसकी इनिशियल स्टेट के बराबर करो। मसला ये है कि ये जो इनिशियल स्टेट है ये इनिशियल होने के साथ साथ फाइनल भी है पहले DFA की, और हम ये कहते हैं कि जब भी आप फाइनल पे आते हो पहले DFA की तो आप जंप करते हो टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA। तो जो ही मैंने स्टार्ट लिया Z1 और मैंने कहा Z1 इज इक्वल टू दिस A, यानी कि आई हैव एंटर्ड दिस इनिशियल स्टेट ऑफ द फर्स्ट DFA, तो मैंने रियलाइज किया कि ये खाली इनिशियल नहीं है बल्कि ये फाइनल भी है पहले DFA की। लिहाजा मुझे इनिशियल स्टेट पर एंटर होते ही जंप करना पड़ा टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA। इस वजह से मेरे पास जो Z1 आई वो कॉम्बिनेशन था A,1 का। बाकी एग्जैक्टली उसी तरह से होगा जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल में किया हमने कि ये जो A है इसके ऊपर इनपुट A रीड होगी, वी विल गो टू B, वी विल गो टू B। ये जो 1 है इस पर इनपुट A रीड होगी, वी विल गो टू 2। तो B,2 विल बिकम अ न्यू स्टेट, वी कॉल इट Z2। फिर इस A के ऊपर इनपुट B रीड होगी, वो भी हमें स्टेट B पर लेके जाएगी, स्टेट B पर लेके जाएगी। और 1 के ऊपर जब इनपुट B रीड होगी, वी विल गो टू स्टेट 4, वी विल गो टू स्टेट। So this is a new combination called B,4. Let's call it Z3. Then we have got
द न्यू स्टेट जो कि कौन सी थी, Z2, दैट इज B, 2. सो फ्रॉम द DFA अगेन वी विल सी कि B के ऊपर जब इनपुट A आएगी तो हम A पर जाएंगे. अब रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने जब B पर A रीड किया तो आप स्टेट A पर आए. नाउ ये स्टेट A फर्स्ट DFA की फाइनल B है. दैट मीन्स कि जो ही आपने B पर इनपुट A रीड की, आप A पर आए, साथ ही आप जंप कर गए टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA. दैट मीन्स जो ही B पर A आया, मैं A पर तो गया, पर मैं साथ ही जंप कर गया टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA. तो ये जो A, 1 आया है, ये क्यों आया है? क्योंकि B पर हमने A रीड किया था. ओके जी. फिर 2 के ऊपर आपने A रीड करना है. जो ही 2 पर आपने A रीड किया, आप कहाँ चले गए? आप 3 पर चले गए, लिहाजा ये 3 इस वजह से आया हुआ है. ओके जी. देन B पर आपने इनपुट B रीड की. अगेन सेम सिचुएशन है. B पर जब आप इनपुट B रीड करते हो, तब भी आप A पर आते हो, जो कि फर्स्ट DFA की फाइनल है. लिहाजा यू जंप टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA. लिहाजा अगेन जब B पर स्टेट B पर B आया, तो तब भी आप A, 1 वाले कॉम्बिनेशन पे गए. और फिर जब आपने 2 पर B रीड किया, तो आप 2 पर ही रहे, लिहाजा यहाँ 2 आ गया. सो दिस इज A, 1, 2. ये भी पहले नहीं आया था. वी कॉल इट Z5. ओके. देन वी हैव द न्यू स्टेट दैट इज Z3, जो कि किसके इक्वल है? B, 4 की. B, 4 की. वी नो दैट कि B पर इनपुट A आएगी तो कहाँ जाएंगे? A पर, और साथ ही जंप करेंगे 1 पर. तो जब B पर इनपुट A आई, B पर इनपुट, यहाँ पर हमें B पर इनपुट A आई, तो हम A पर गए और साथ ही जंप कर गए 1 पर. फिर हमारे पास 4 पर जब इनपुट A आई, 4 पर जब इनपुट A आई, वी स्टेड ऑन 4, वी स्टेड ऑन 4. A, 1, 4 न्यू स्टेट आई, लेट्स कॉल इट Z6. फिर B पर जब इनपुट B आई, तो हम गए A पर और हमने जंप किया टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA. हमने जंप किया टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA, यानी कि A, 1 आ गया. और 4 पर जब B आया, तो तब भी वी स्टेड ऑन 4, तो A, 1, 4. अगेन सेम स्टेट Z6. फिर हमने Z4 लिया, A, 1, 3. अच्छा, अब यहाँ पर अगेन मैंने आपसे उस वक्त भी डिस्कस किया था कि बजाय इसके कि बार बार मैं DFA को रेफर करूं, अब मेरे पास देखो यहाँ पर स्टेट है A, 1, 3. इस A, 1, 3 में ये जो A, 1 है, ये यही है जो यहाँ लिखा हुआ है. तो बजाय इसके कि मैं देखूं A पर A आया तो क्या हुआ, 1 पर A आया तो क्या हुआ, मैं कहता हूँ यार ये जो A, 1 है, क्योंकि आइडेंटिकल है, इसके इक्वल है, सेम है, तो मैं देखता हूँ कि भाई इसके केस में A पर आया था तो कहाँ गया था? मैं गया था B, 2 पर. तो मैंने कहा यार इस केस में भी आप B, 2 पर ही जाओगे, तो आप B, 2 लिख दो. हाँ, ये जो 3 है, ये देख लेता हूँ. 3 पर A आता है तो कहाँ जाता हूँ? 3 पर A आया तो मैं 3 पर ही रहा. दैट मीन्स कि यहाँ से तो मैंने देख लिया था कि B, 2 आया था, वो मैंने लिख दिया था. 3 पर जब मैंने देखा A आया तो क्या हुआ, तो मुझे पता चला 3 पर A आएगा तो 3 पर ही रहूंगा, लिहाजा मैंने 3 लिख दिया. तो मेरा टाइम भी बच गया, एफर्ट बच गई, और मेरे पास रिजल्ट आ गया B, 2, 3. क्योंकि इसमें 3 आया हुआ है, विच इज द फाइनल ऑफ द सेकंड DFA. लिहाजा I will make this Z7 as final. Similarly Z4 भी फाइनल बना था क्योंकि इसमें 3 आया था. ओके जी. फिर सिमिलरली A, 1, 3 पर मैंने B को देखना है, तो मैं पहले A, 1 पर, जो कि ये है, B देखा मैंने, तो मुझे पता चला B, 4 आता है. मैंने आंखें बंद की और यहाँ पर B, 4 लिख दिया. फिर मैंने देखा कि ये जो 3 है, इस पर B आए तो क्या होता है? 3 पर B आए तो 2 पर जाते हैं, लिहाजा जब 3 पर B आया तो मैं 2 पर चला गया. तो मेरे पास रिजल्ट आ गया B, 4, 2. ये पहली दफा ये स्टेट न्यू स्टेट है. लेट्स नेम इट एज Z8.
फिर मेरे पास Z5 आ गई, Z5 भी A,1 है। अगेन आई नो दैट A,1 के केस में क्या होता है, B,2 आता है। यहाँ से देखा मैंने A,1 पर A आया तो B,2 आ गया, A,1 पर A आया तो B,2 आ गया। 2 पर A आया तो क्या हुआ, 2 पर A आया तो मैं 3 पर चला गया, तो 2 पर जब A आया तो मैं 3 पर चला गया। B,2, 3 इज Z7, सेम स्टेट लिख दी। A,2 पर जब B आता है तो क्या होता है, तो हम B,4 पे जाते हैं, वी कैन सी दैट, तो हमने यहाँ पर B,4 लिख दिया। और 2 पर जब B आता है तो क्या होता है, हम 2 पर ही लूप करते हैं, वी कैन सी दैट फ्रॉम द ग्राफ। तो दैट मीन्स हम 2 पर ही रहेंगे एंड वी विल एंड अप गेटिंग दिस 2। ओके जी, फिर हमारे पास Z5 के बाद Z6 आ गई। Z6 कौन सी स्टेट थी, A,1, 4। तो अगेन A,1 के केस में वी हैव ऑलरेडी सीन दैट क्या रिजल्ट आता है, B,2। और 4 पर जब A आता है तो 4 पर ही हम लूप बैक कर रहे हैं, लिहाजा रिजल्ट में 4 आएगा। सिमिलरली A,1 पर केस में जब B आता था तो रिजल्ट आता था B,4, हमने B,4 लिख दिया। और 4 पर जब B आ रहा है, तो 4 ही रिजल्ट आता है जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिहाजा वी डोंट नीड टू राइट अनदर 4 ओवर हियर। ये कौन सी स्टेट है, ऑलरेडी आ चुकी है, दिस इज स्टेट नंबर Z नेम्ड Z3। इसी तरह फिर आप Z7 को भी रिजॉल्व करोगे, फिर आप Z8 को भी रिजॉल्व कर लोगे सेम तरीके से। ठीक है, आपके पास यहाँ पर मैं इसको जरा डिस्कस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 4 स्टेट्स का कॉम्बिनेशन आ गया है। अब देखें, लेट मी डिस्कस इट। यहाँ पर मेरे पास ये जो स्टेट है B,2, 3, जो कि Z7 है, Z7 के केस में ये जो B,2 है, ये ऑलरेडी देखिए हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट की हुई है। B,2 पर जब A आया था तो क्या रिजल्ट आया था, A,1, 3। मैंने A,1, 3 लिख दिया। फिर 3 के ऊपर जब इनपुट A आती है तो क्या होता है, आई कैन सी दैट फ्रॉम द ग्राफ, 3 पर जब A आता है वी स्टे ऑन 3, 3 पर जब A आता है तो वी स्टे ऑन 3। तो हमने क्या किया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 3 लिखा हुआ था तो हमने दोबारा उसको नहीं लिखा, वी एंड अप गेटिंग दिस रिजल्ट। जब मैं यहाँ पर आता हूँ B,2, 4 पर, तो देखिए B,2 के केस में मेरे पास क्या रिजल्ट आया था, ऊपर से मैं देख सकता हूँ मेरे पास आया था A,1, 3। तो A,1, 3 वहां से आ गया। 4 पर जब A रीड किया गया तो 4 रिजल्ट आ गया, लिहाजा नाउ आई हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 स्टेट्स, आई कॉल इट Z9। दिस इज फाइनल बिकॉज उसमें सेकंड DFA का फाइनल है। सेम हैज हैपेंड ओवर हियर। तो हमने इस तरह से ये टेबल को पॉपुलेट किया हुआ है। हमारे पास शायद टोटल 9 स्टेट्स ही बनती हैं, नहीं बल्कि थोड़ी सी ज्यादा बनती हैं। ओके जी, लेट्स सी, हमारे पास टोटल स्टेट्स बनती हैं 11। तो आई बिलीव कि ये बाकी की स्टेट्स को आप खुद से अंडरस्टैंड कर लोगे, देयर इज नथिंग ट्रिकी अबाउट इट, वैसी ही बनी हुई है जैसे प्रीवियस स्टेट्स। सो टोटल हमारे पास इतनी स्टेट्स बन गई। हमने इन 11 स्टेट्स को प्लॉट कर लिया ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए। थोड़ा सा कम्बरसम किस्म का ग्राफ बन गया, लेकिन ये है कि स्टिल इट्स नॉट दैट ट्रिकी, और आपने ट्रांजिशन टेबल को देख के ग्राफ बना लेना। एंड दिस ग्राफ वुड बी corresponding to the concatenation of RE1 dot RE2 in this example. Okay, let's look at another example. This is another variation. अब यहाँ पर इसमें दो चीजों पे हम, इस एग्जाम्पल में मैंने दो चीजों पे फोकस करना चाहा है। एक तो मैंने ऑर्डर ऑफ कंकेटिनेशन चेंज किए, पहले मैं RE1 डॉट RE2 कर रहा था, अब मैं RE2 डॉट RE1 कर रहा हूँ, सो दैट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन कि ये लाजमी नहीं होता कि हमेशा RE1 ही पहले आए और वो कंकेटिनेट हो बाद में RE2 के साथ। तो जनाब हमारे पास
RE1 डॉट RE2 की जगह इस एग्जाम्पल में RE2 डॉट RE1 है। एक दफा देख लेते हैं। जो रेगुलर एक्सप्रेशन R1 है, RE1 है, वो वही एक्सप्रेशन है जो कि इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करती है, लेंथ 0 को, 2 को, 4 को, 6 को, 8 को एंड सो ऑन। और जो RE2 है, अगेन आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल, ये वो लैंग्वेज है जो तमाम तर स्ट्रिंग्स जिनके एंड पर ए आता है उनको एक्सेप्ट करती है। तो क्योंकि मेरा जो ऑर्डर ऑफ कंकेटिनेशन है उसमें RE2 पहले है और RE1 बाद में है, लिहाजा मैंने RE2 का DFA पहले बनाया है, ओके, एंड RE1 का DFA बाद में बनाया है। इसको मैंने कह दिया DFA2 क्योंकि RE2 का था, और इसको मैंने कह दिया DFA1 क्योंकि RE1 का था। तो मेरे ऑर्डर ऑफ कंकेटिनेशन में पहले ये DFA है, फिर ये DFA। सो मेरा मकसद है यहाँ से स्टार्ट करना, यानी कि इनिशियल ऑफ दिस DFA से स्टार्ट लेना एंड रीचिंग द फाइनल ऑफ द सेकंड DFA। ओके जनाब, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। लिहाजा मेरा जो रिजल्टिंग DFA बनेगा उसकी जो इनिशियल स्टेट होगी Z1, that will be equal to the initial state of this DFA जो कि हमारे order of concatenation में पहले आ रहा है। So it is equal to 1। इस 1 पर जब मैंने इनपुट A रीड की तो मैं 2 पर चला गया, मैं 2 पर चला गया। और क्योंकि 2 पहले DFA की फाइनल है, लिहाजा साथ ही मैं जंप कर गया टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA, यानी कि 2, A। अब आप ये देखो कि जब मैं यहाँ आया तो ये सेकंड DFA की फाइनल है। That means कि I have reached the final of the second DFA। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना 2, A, क्योंकि इसमें ये A आ गया जो सेकंड DFA का फाइनल है, लिहाजा ये Z2 फाइनल। सिमिलरली 1 पर मैंने B रीड किया, 1 पर जो मैंने B रीड किया मैं 1 पर ही रहा, तो 1 पर जब B रीड किया तो मैं 1 पर ही रहा, वही स्टेट Z1। फिर Z2 आ गई, दैट इज 2, A, 2, A, Z2 इज फाइनल, लिहाजा यहाँ पे प्लस सिंबल है। 2 पर मैंने इनपुट A रीड की, वी कैन सी दैट 2 पर A रीड करूंगा तो 2 पर ही लूप बैक करूंगा। जब 2 पर लूप बैक करूंगा इसका मतलब है कि मैं इस DFA की फाइनल पे आ रहा हूँ। सो आई नीड टू जंप टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA। लिहाजा जब 2 पर मैंने A रीड किया तो मैं 2 पर तो आया, साथ ही मैं जंप कर गया टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA, यानी कि 2, A आ गया। फिर A पर मैंने इनपुट A रीड की तो मैं कहाँ चला गया, मैं A पर जब इनपुट A रीड की तो मैं B पर चला गया, लिहाजा मैंने यहाँ पर B लिख दिया। अब ये 2A, 2, A, B एक न्यू स्टेट आ गई, लेट्स कॉल इट Z3। एंड क्योंकि इसमें A आया हुआ है जो इस DFA का फाइनल है, लिहाजा ये Z3 फाइनल। ओके जी, उसके बाद हमारे पास 2 पर इनपुट B रीड होनी, 2 पर जब B रीड हुई तो मैं 1 पर आ गया, मैं देख सकता हूँ 2 पर B होगा तो मैं 1 पे आ जाऊंगा, और A पर B होगा तो मैं B पर चला जाऊंगा, B पर चला जाऊंगा। 1, B पहले नहीं आई, और ना ही 1 ना ही B, बल्कि 1 को तो देखना ही नहीं चाहिए, B जो है वो सेकंड DFA की स्टेट है, लेकिन ये फाइनल नहीं है, लिहाजा 1, B वाला कॉम्बिनेशन Z4 वुड नॉट बी फाउंड। ओके जी, फिर मेरे पास 2, A, B Z3 आ गई। 2, A पहले भी आ चुका है, लिहाजा दोबारा फाइनाइट ऑटोमेटा को अगर मैं ना भी देखूं और यहीं से रिजल्ट देख लूं, 2, A के केस में इनपुट A आई थी तो 2AB आया था, तो इस 2, A के केस में भी 2A और B ही आएगा। और B पर इनपुट A आएगी तो क्या होगा, B पर इनपुट A आएगी तो मैं A पर चला जाऊंगा, क्योंकि A ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सो वी गेट 2AB जो कि Z3। सिमिलरली 2AB पर जब इनपुट B रीड होगी तो क्या होगा, 2A पर जब इनपुट B रीड हुई थी तो 1B आया था, तो मैंने 1B तो लिख लिया, और B पर जब इनपुट B रीड होगी तो मैं A पर जाऊंगा, सो मैंने साथ में A भी लिख दिया। अब मेरे पास ये नई स्टेट आ गई 1BA।
1BA मेरे पास पहले नहीं आई, सो आई एम कॉलिंग इट एज Z5। और क्योंकि इसमें सेकंड DFA का फाइनल आ रहा है, लिहाजा Z5 would be fine. ओके जी, देन वी गेट 1B। तो अगेन हमने 1B के केस में पहले 1 पर इनपुट A रीड करनी है। 1 पर इनपुट A रीड की तो हम स्टेट 2 पर चले गए। 1 पर इनपुट A रीड की तो हम 2 पर चले गए, और जो ही 2 पर गए साथ ही हम जंप कर गए, टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA, दैट इज A। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया? मेरे पास रिजल्ट आ गया 2A। और फिर जब मैंने B के ऊपर इनपुट A रीड की तो आई कैन सी दैट कि B पर इनपुट A रीड की तो मैं A पर आ गया, और A ऑलरेडी लिखा हुआ था, लिहाजा 2, A ही कॉम्बिनेशन बनेगा। ये कौन सी स्टेट थी? Z2, वही नाम दे दिया। 1 पर फिर मैंने इनपुट B रीड की। 1 पर जब मैंने इनपुट B रीड की तो आई कैन सी दैट कि मैं 1 पर ही रहूंगा, सो मेरे पास 1 आ गया। B पर जब मैंने इनपुट A रीड की तो मैं स्टेट A पर चला गया, सो आई गेट A ओवर हियर। 1, A पहले स्टेट नहीं आई हमारे पास, सो लेट्स कॉल इट Z6, क्योंकि इसमें A आ रहा है, लिहाजा दिस शुड बी फाइन। ओके, Z5 is 1, B, A। 1, B का ऑलरेडी रिजल्ट हमें पता है, दैट इज 2, A। तो यहाँ पर भी 1, B का रिजल्ट 2, A ही आएगा। A पर जब इनपुट A रीड की तो हमें पता चला कि we are going to state B। A पर जब इनपुट A रीड की, we are going to state B। यही वजह है कि हमने यहाँ पर B लिख दिया। 2AB पहले आ चुका था, Z3 स्टेट थी, वही नाम दे दिया। 1BA पर जब हमने B रीड किया तो अगेन वी कैन सी दैट 1B पर जब B रीड हुआ था तो 1A आया था, 1A हमने लिख दिया। और A पर जब B रीड हुआ तो हम ग्राफ से देख सकते हैं हम स्टेट B पर जा रहे हैं, लिहाजा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप एक बात का याद रखें, ख्याल रखें, जैसे मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बोला था, 1BA और 1AB ये दोनों एक ही स्टेट है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं। इसमें भी 1 आ रहा है, A आ रहा है, B आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, A आ रहा है, B आ रहा है, सिर्फ तरतीब चेंज हुई हुई है दोनों में, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स सेम है। लिहाजा आपने ये गलती नहीं करनी कि अगर ये Z5 है और आप इसको फिर नया नाम दे दो, कि वही स्टेट है जो Z5 थी, लिहाजा आपने Z5 ही इसको कहना है। सिमिलरली Z6 के साथ भी आपने सेम प्रोसीजर किया, एंड यू गेट Z3 एंड यू गेट Z4। ओके जी, देन वी आर लेफ्ट विद Z7, क्योंकि हमारे पास Z7 भी बनी थी स्टेट, तो इसको हमने अगले उस पे ग्राफ पे कर लिया। नो, आई गेस हमारे पास Z6 तक ही स्टेट्स थी, लेट मी चेक। Z5 है, 6 है, 3 है, जी हाँ, Z6 तक ही टोटल 6 स्टेट्स बनी। ठीक है जी, सो हमने ये प्रोबेबली दूसरी एग्जांपल आ गई, शायद मेरे इमेजेस की तरतीब चेंज हो गई है, लेट मी सी। हाँ जी, ये मेरे पास प्रोबेबली इमेज है उस ट्रांजिशन टेबल का, और इसको देखकर यू कैन सी दैट कि हमारे पास टोटल 6 स्टेट्स बनी थी, वी हैव गॉट 6 स्टेट्स ओवर हियर, और हमने इनका DFA बना लिया। ठीक है जनाब, थोड़ी सी इमेजेस की तरतीब चेंज हुई है, आई विल करेक्ट दैट लेटर ऑन। और देन वी हैव अनदर एग्जांपल ओवर हियर। यहाँ पर ये जो एग्जांपल है, बिफोर आई डिस्कस दिस एग्जांपल, मैं आपको थोड़ी सी इस एग्जांपल के बारे में बताऊंगा, और फिर मैं चाहूंगा कि ये सॉल्व है, आपके पास है, सॉल्व की हुई है, ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको खुद समझो, और फिर जो हमारी क्लास होगी जिसमें आप क्वेरी करोगे, क्वेश्चन आंसर करोगे, उसमें यू डिस्कस विद मी कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो।
दो लैंग्वेजेस हैं जी मेरे पास, RE1 जो पहली लैंग्वेज है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रेगुलर एक्सप्रेशन, और मैं देख सकता हूं कि इस लैंग्वेज में अकॉर्डिंग टू दिस रेगुलर एक्सप्रेशन एक वर्ड तो लैम्डा आता है और इसके अलावा ये वर्ड्स आते हैं, यानी कि तमामतर स्ट्रिंग्स जिनमें कम से कम एक दफा ए जरूर आ रहे हैं। और दूसरी लैंग्वेज मेरे पास ये है जिसमें कम से कम लैम्डा आ रहा है या फिर वो तमाम स्ट्रिंग्स आ रही हैं जो ए पर स्टार्ट होती हैं और बी पर एंड होती हैं। क्योंकि इन दोनों लैंग्वेजेस में लैम्डा आता है, लिहाजा जब मैंने इन दोनों लैंग्वेजेस के डीएफए बनाए तो मैंने इनिशियल को फाइनल रखा, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस में लैम्डा आता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आई विल, सिंस मेरा ऑर्डर ऑफ कंकेटिनेशन है RE1 डॉट RE2, लिहाजा I will start from the initial state of this DFA1 जो कि correspond करता है to RE1, and मेरा मकसद क्या है, I reach the final of this DFA2। इस DFA के दो फाइनल हैं, यानी कि whenever I reach A तो मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, and whenever I reach C तब भी मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्योंकि I will start from this initial state तो Z1 would be equal to 1, मगर क्योंकि 1 पहले DFA का फाइनल भी है, लिहाजा I jump to the initial of the second DFA, that is A, और 1, A बन जाएगा मेरे पास, और क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में सेकंड DFA की फाइनल आई हुई है, लिहाजा Z1 would be a final and initial as well। तो यही वजह है कि ये इनिशियल भी है और इस पे प्लस सिंबल है, ये फाइनल भी। उसके बाद हमने उसी तरह से स्ट्रिंग्स को रीड किया और वी एंड अप गेटिंग दिस ट्रांजिशन टेबल। आई वांट कि यू पीपल ट्राई इट आउट एट होम। दिस इज वेरी सिंपल, अ सेम काइंड ऑफ टेक्निक इज यूज्ड, और then you build the DFA for this language। दिस इज योर टास्क जो कि आप लोगों ने घर में करना है। ओके, ये आपके पास उसका बेसिकली ट्रांजिशन टेबल है। इस ट्रांजिशन टेबल को बजाय आप यहाँ से देखने के, आई वुड से कि आप घर में ट्राई करो, ये DFAs बनाओ, ये दोनों DFAs बनाओ, इस पेज को नहीं ओपन करो, एंड ट्राई टू कंकैटिनेट देम। Try concatenating RE1.RE2 and then try concatenating RE2.RE1, और आपको फर्क नजर आएगा कि RE1.RE2 is not equal to RE2.RE1। तो आई होप कि ये एग्जांपल्स आपको समझ आ गई होंगी। कुछ ना कुछ टास्क डेफिनेटली मैंने आपको घर में भी करने को देना है, बिकॉज आई वांट कि आप सेल्फ लर्निंग करो, खुद से समझो, खुद से ट्राई करो, अटेम्प्ट करो। सो आई वांट कि यू पीपल, ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, ठीक है, बट आई वांट कि आप इसको खुद से करने की कोशिश करो। दिस wrap ups are the concatenation part of Green's theorem part 3, और इंशाल्लाह in the next lectures we would be discussing about the closure of a language। I hope कि यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा, और इंशाल्लाह during the class session we will take queries, और जिसकी जो प्रॉब्लम होगी आप लोग मुझसे वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।